अब आज की कहानी पर आते हैं। कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कई बार पहले भी मैंने कहा है कि कहानी तो सुना देता हूँ, बता भी देता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, फिर ख़ुद भी यकीन नहीं होता कि वाकई ऐसा होता है, लेकिन सारे सबूत होते हैं, गवाह भी हैं, किताबों में पन्ने पे दर्ज भी हैं, तो फिर ना मानने की कोई वजह नहीं होती। आज की कहानी रशिया यानी रूस के एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे कुछ लोग पागल कहते थे, कुछ फ़कीर कहते थे, कुछ पहुंचा हुआ बाबा कहते थे, कुछ सनकी कहते थे, कुछ जर्मनी का जासूस कहते थे, कुछ का ये भी कहना था कि उसके अंदर ज़बरदस्त शक्ति थी सामने वाले को सम्मोहित करने की, मतलब उसका दिमाग अपने वश में करने की। एक गरीब परिवार से जिसका बचपन से कोई मन नहीं लगता किसी काम में, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर चोरी करता है, अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उसे सज़ा भी देती है, लेकिन अनोखी सज़ा। कहती है कि तुम तीर्थ यात्रा करो, पैदल जाओ, और करीब 500 कुछ किलोमीटर पैदल चलने का हुक्म सुनाती है। फिर वो एक जगह पहुंचता है और वहां जाकर सीधे शाही परिवार के घर का सबसे ख़ास बन जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी मर्ज़ी के बिना शाही परिवार कोई भी फ़ैसला नहीं लेती। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही ना होता। तो ये सारी चीज़ें एक शख्स के साथ जुड़ी है, और उसकी मौत की भी कहानी अजीब है। उसको साइनाइड दिया गया, फिर भी नहीं मरा। 3 गोली मारी गई, फिर भी नहीं मरा, बल्कि उठ के खड़ा हो गया। उसके बाद फिर उसे बुरी तरह मारा गया और आखिरकार ले जाकर बर्फीले पानी में एक नदी में उसे डुबो दिया गया। तब जाकर कहीं उसका दम निकला। मैड मॉन्क इस नाम से भी मशहूर है ये शख्स। तो आज की जो कहानी है वो है रूस के ऐसे ही जिस शख्स के बारे में मैंने अभी इतना कुछ कहा, रासपुतिन, ग्रिगोरी रासपुतिन की कहानी है। पूरी कहानी बेहद दिलचस्प है। 1869 जब बापू यानी महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तब रासपुतिन का भी जन्म हुआ था 1869 में। वो भी साइबेरिया के एक इलाके में जो ठंड के लिए काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में। एक किसान परिवार में रासपुतिन का जन्म हुआ। 9 भाई बहन थे, लेकिन 4 भाई बहन बचपन में ही उनकी बीमारियों की वजह से मौत हो गई। 5 बचे। बचपन बच्चे जैसे होते हैं वैसी था, लेकिन रासपुतिन बचपन से ही अलग था। भाई बहनों से उसे उतना लगाव नहीं था, माँ बाप से भी बहुत कम बातें करता, दोस्त बनाए नहीं, हमेशा तन्हा रहता, अकेला रहता, खुद से ही बातें करता। कभी जंगल चला जाता तो जानवरों से बातें करता, कभी खुद आसमान की तरफ देखता और ऐसा लगता जैसे भगवान अल्लाह ईश्वर से बात कर रहा है। तो अजीब सा बिहेवियर उसका बचपन से ही था। तन्हा रहना पसंद था, खुद से बातें करना पसंद था। किसी काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, स्कूल गया नहीं। घर वालों ने खेती में लगाई, वहाँ पे खेती में ढंग से काम नहीं किया। अस्तबल में लगाया, लेकिन अस्तबल में जानवर थे तो उसे लगा कि यहाँ इंसान तो है नहीं, तो वहाँ उसे मन लगा। वो घोड़ों से और बाकी जानवरों से खुद बातें करता। जंगल निकल जाता, जंगल में जानवरों से बात करता, तन्हाई में बड़बड़ाता रहता। जब ये चीज़ें लोगों ने देखी तो उसे पागल कहने लगे। माँ बाप को चिंता होने लगी कि मेरा बच्चा पता नहीं क्या हो गया, इसके दिमाग में क्या है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहीं। थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा कि शादी कर देते हैं, शायद ये कुछ बदलाव आए। शादी हो गई, उसके 3 बच्चे हुए, लेकिन तीनों की मौत हो गई। फिर बाद में 3 और बच्चे हुए, लेकिन जब 3 बच्चों की मौत हुई तो उसका फिर से मन उचाट हो गया। उसके बाद वो इधर उधर भटकने लगा। इसी दौरान में शराब पीने की आदत लग गई। शराब के लिए पैसे नहीं थे तो वो चोरियां करने लगा, और चोरी करते करते एक लत लग गई उसे चोरी की। इधर पूरी दुनिया में उस दौरान में 19वीं सदी की शुरुआत में उथल पुथल थी। हर देश दूसरे देश पे वर्चस्व हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जंग की तैयारियां चल रही थी। तो इसी दौरान में साइबेरिया के एक दूर दराज के गांव में रासपुतिन का बचपन और फिर जवानी आई। एक बार चोरी करते हुए ये पकड़ा गया और उसके बाद इसे अदालत में पेश किया गया। लेकिन जब अदालत में पेश किया गया तो इसका बर्ताव वैसे ही था। वकील को भी पता चला माँ बाप के ज़रिए कि बचपन से ही ऐसे ही है। वकील ने अदालत से कहा कि इसके साथ रहम किया जाए, इसकी जो सोच है और इसका बर्ताव है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अदालत ने भी फिर कहा कि चलो इसके साथ थोड़ी सी रहम बरतते हैं। और 1897 की बात है, 1897 की, जब अदालत में रासपुतिन को सज़ा देने की बजाय ये कहा कि तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम पैदल तीर्थ यात्रा पर निकलो, और करीब 523 किलोमीटर सर्बिया के उस इलाके से एक चर्च है दूर, तो तुम
वहाँ तक पैदल जाना है तुम्हें और यही तुम्हारी सज़ा है। ग्रिगोरी रास्पुतिन की शायद इस सज़ा ने ही ज़िंदगी बदल दी। अदालत के आदेश अनुसार वो अपने घर वालों से मिलता है, विदा लेता है, जेब में पैसे नहीं, बाकी कुछ चीज़ें नहीं। अब वो तन्हा अकेले निकल जाता है। 523 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, वो भी पैदल, खाने पीने का सामान नहीं, और यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इस तीर्थ यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। चलते चलते कभी कोई शख्स मिल जाता, कुछ खाना देता, वो खा लेता। कोई गांव से गुजरता, गांव वाले कुछ दे देते तो वो खा लेता, कहीं पे भी सो जाता। वक्त बीतता जाता है, बाल दाढ़ी सब बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो अपना पैदल चलता जाता है। इस दौरान में बहुत सारे चर्च मिलते हैं, बहुत सारे फादर मिलते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग मिलते हैं। उनके ज़रिए वो धार्मिक चीज़ें भी सीखता है, समझता है। फिर वो एक मोनेस्ट्री में जाता है, वहाँ पे वो मॉन्क बनता है, कुछ दिन वहाँ रहता है, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं करता, पर धार्मिक चीज़ें सीख जाता है। और उसके बाद अब फिर आगे का सफ़र तय करता है। आगे अब जब भी कोई इंसान मिलता वो उसे बाइबल और बाकी चीज़ों की सीख देता। जो लोग उस चीज़ों को मानते वो उसे एक बाबा के तौर पे देखते, जो उसकी बातों को नहीं मानते वो उसे पागल और सनकी कहते। और इसी तरीके से वक्त बीतता रहा। 523 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, करता रहा, और आखिरकार वो उस चर्च में पहुंचता है जहां पे उसे जज ने जाने के लिए कहा था। उस चर्च में जाने के बाद वहां के फादर के शागिर्दी में वो वहां पे रहता है, बाइबल की बाकी सारी चीज़ें सीखता है, धर्म के बारे में जानकारी हासिल करता है, और अपनी ज़िंदगी जो है वो ईश्वर के नाम पे समर्पित कर देता है। कुछ दिन के बाद उस चर्च के फादर उसे कहते हैं कि अब तुम्हारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, अब तुम यहाँ से आगे जाओ। चूँकि उसे जज ने कहा था, अदालत ने कहा था कि 523 किलोमीटर दूर एक चर्च में तुम्हें जाना है, यही सज़ा है, पैदल जाना है, तो वहाँ तक तो आ गया। लेकिन इस 523 किलोमीटर के सफ़र ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो रास्पुतिन एक अलग इंसान बन चुका था। वो एक तरह से एक बाबा बन गया, एक फ़कीर बन गया, एक संत बन गया, एक मॉन्क बन गया। लेकिन फिर भी जब उसका मूड होता और अगर कोई उसे ज्ञान देता या उसे कुछ हुक्म देता तो कई बार वो नहीं मानता और उनका विरोध करता, और इसीलिए उसे मैड मॉन्क तक कहा गया। तो उस चर्च के फादर को भी इस बिहेवियर के बारे में पता था। फिर उन्होंने उसे सुझाव दिया कि तुम यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग जाओ और अब आगे की ज़िंदगी तुम्हारी वहीं लिखी है। इस दौरान में, इस सफ़र के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने रास्पुतिन को भी ये एहसास दिलाया कि उसके अंदर कुछ अलग चीज़ें हैं। उसकी शारीरिक बनावट बचपन में कमज़ोर था, हड्डियाँ कमज़ोर थीं, आँखें कमज़ोर थीं, वो धीरे धीरे ज़्यादा बेहतर हो गई। और कई बार कई लोगों को वो गुस्से में या प्यार से कुछ कहता, वो बातें सच हो जाती। कुछ परेशान आते उसके पास तो बोलता जाओ कल से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, वो ठीक हो जाता, और अगले दिन से वाकई ऐसा होता। तो कुछ लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें आई कि वो रास्पुतिन को लेके लगा कि ये कोई चमत्कारिक इंसान है, और जो कहता सच कहता, जो भविष्यवाणी करता है वो सच होता है। धीरे धीरे इसके चर्चे होने लगे, और ये चर्चे उसी चर्च में ही रहने के दौरान होने लगे थे जब यहाँ पे ये पहुँचा था अदालत के हुक्म पर। इसके बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद ये फिर उसी तरह की अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इस दौरान में अब 1897 में सज़ा हुई थी, 3-4 साल बीत गए और 19वीं सेंचुरी की शुरुआत हो गई। और उस वक्त पूरी दुनिया जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, एक दूसरे पे कब्ज़े की बात हो रही थी। और 1905 में 1905 में रूस और जापान के बीच एक ज़बरदस्त जंग हुई थी। हालांकि रूस के पास सैनिक क्षमता ज़्यादा थी, उनके पास सैनिकों की तादाद भी ज़्यादा थी जापान के मुकाबले, लेकिन उनकी प्लानिंग, रणनीति ये सब थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और उसकी वजह से रूस जापान से ये जंग बुरी तरह हार गया, जिसका गुस्सा वहाँ के सैनिकों में भी था, हम लोगों में भी था। और उन्हें ये लगा कि ये सब कुछ राजशाही परिवार की वजह से नहीं है। उस दौरान में रूस के अंदर निकोलस सेकंड राजा जो थे, उनकी शाही हुकूमत चल रही थी रूस के अंदर, राजा निकोलस सेकंड की। और उनकी पत्नी का नाम था अलेक्जेंड्रा, जो कि एक जर्मन सिटीज़न थी। बाद में वो राजा निकोलस के साथ उनकी शादी हुई, यही रहने लगी। इसी दौरान सेंट पीटर्सबर्ग रास्पुतिन भी पहुंच चुका, और एक बाबा के तौर पर वो जो कहता भविष्यवाणी, अब धीरे धीरे वो उसकी चर्चा होने लगी, मशहूर होने लगा।
इधर कहानी में करवट ये बदलती है कि राजा निकोलस और अलेक्जेंड्रा का एक ही बेटा था और बड़ी मन्नत के बाद वो बेटा हुआ। अब शाही परिवार का वो अगला वारिस था। अगर वो ना होता तो शाही परिवार का अगला कोई वारिस ना होता, तो इसलिए उसकी बड़ी लाड प्यार और वही उससे परवरिश हो रही थी। लेकिन इसी दौरान में पता चला कि जो निकोलस का बेटा था और अलेक्जेंड्रा का बेटा था, उसका नाम था अलेक्सई। अलेक्सई को एक बीमारी है और हीमोफीलिया, और इस बीमारी में एक सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि अगर उसे कहीं शरीर में कोई कट का निशान लग जाए तो फिर लगातार खून बहता रहेगा और उसकी जान जाने की भी मतलब पूरी संभावना है। और इस बीमारी का उन्होंने जितना इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो राजा निकोलस के परिवार का इकलौता वारिस, इकलौता बेटा अलेक्सई, और उसकी तबीयत ख़राब, एक गंभीर बीमारी, तमाम उन्होंने इलाज करा लिए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। इसी दौरान किसी ने शाही महल में अलेक्जेंड्रा को रासपुतिन के बारे में बताया कि एक शख्स है जो सर्बिया से निकला, तीर्थ यात्रा की, उसके बाद वो अभी सेंट पीटरबर्ग पहुंचा है और उसके अंदर बड़ी कला है, वो जो भी कहता है सच होता है, औषधि है, बाबा है और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा शफा है। तो एक बार राजकुमार को अगर उसको दिखाएं तो शायद कुछ भला हो। चूँकि एक बीमार शख्स जब होता है या परेशान माँ बाप या कोई भी, तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें बताता तो एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। तो राजा और रानी भी परेशान, अपने बेटे को लेकर, वारिस की ज़िंदगी भी बचानी है क्योंकि शाही वंश को आगे बढ़ाना है। हर तरफ से इलाज करके थक चुके हैं, कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो इस बाबा को भी आजमा लेते हैं। और इसी के बाद रासपुतिन को सेंट पीटरबर्ग में जो मौजूद था उसे शाही महल में पहली बार बुलाया जाता है। रासपुतिन शाही महल में पहुंचता है। वहां जाने के बाद उसे बताया जाता है कि ये अलेक्सई राजकुमार हैं, उनकी माँ अलेक्जेंड्रा वहाँ पे मौजूद। वो सारी कहानी बताती हैं। जो कहानियों में जिक्र है वो ये है कि इसके बाद रासपुतिन राजकुमार के पेशानी पे हाथ रखता है, ना उसकी नब्ज़ देखता है ना बाकी चीज़ें। और जिस दिन ये गया था उस दिन उसको 2-3 दिन से बुखार था और तेज़ बुखार उतर नहीं रहा था। शाम के वक्त ये पहुंचता है और राजकुमार को देखता है, राजकुमार के सर पे हाथ रखता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद महल से निकलने लगता है और राजकुमारी अलेक्जेंड्रा को, जो महारानी थी, उनको बोल कर जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये संयोग कहिए, इत्तेफाक कहिए या कुछ और कहिए कि शायद 3 दिन बाद उसी दिन बुखार उतरना था या क्या था। अगले दिन सुबह राजकुमार अलेक्सी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। न बिल्कुल तबीयत सिर्फ ठीक नहीं होती बल्कि अब उसके स्वास्थ्य में भी लगातार सुधार होता जाता है। जिस बीमारी से ये लोग महीनों से परेशान थे वो बीमारी अब धीरे धीरे करके दूर होने लगती है और जिसके बारे में ये था कि पता नहीं कब तक ज़िंदा रहेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये चीज़ अलेक्जेंड्रा के दिल में घर कर जाती है। उसे लगता है कि जो कुछ हुआ है ये रासपुतिन की वजह से हुआ है। इसके बाद रासपुतिन को बाकायदा महल में बुलाया जाता है और उसकी खातिर होती है। राज महल की महारानी अलेक्जेंड्रा पूरी तरह से फिदा थी रासपुतिन के ऊपर। इस दौरान में कुछ दिनों तक उसका आना जाना होता और वो कुछ चीज़ें बताता और इत्तेफाक की बात है वो सारी चीज़ें सच होती जाती हैं। जब उसकी सारी भविष्यवाणी एक एक कर सच होती जाती है, यहाँ तक कि वो जंग के बारे में बताता है कि इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, तो कई मोर्चे पे हार हुई थी, जहाँ जहाँ उसने बताया वहाँ वहाँ जीत हुई। तो इन सारी चीज़ों ने राजमहल में रासपुतिन का कद बहुत बढ़ा दिया। इसके बाद ये हुआ कि अब वो राजमहल में ही रहने लगा। फिर धीरे धीरे वो महारानी के बेहद करीब आया। रासपुतिन की ज़िंदगी की 2 ही चीज़ें थी। एक, वो औरतों के बेहद करीब रहता था और बहुत सारे औरतों के साथ उसके रिश्ते थे। महारानी पूरी तरह से उसके एक तरह से कब्जे में आ गई थी। रासपुतिन के बारे में एक चीज़ और थी कि वो जो दूसरों को अपने वश में करना यानी सम्मोहन की शक्ति थी उसके अंदर और वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। कहते हैं इसी वजह से उसने बहुत सारी औरतों को अपने वश में किया और उनके साथ रिश्ते बनाए और यहाँ तक कि महारानी के साथ भी इसके लव अफेयर के किस्से चले। यहाँ तक कि इसको लव बाबा के नाम से भी पुकारा गया जो इतिहास के पन्नों में है। तो धीरे धीरे रानी के साथ भी इसके रिश्तों के चर्चा शुरू होने लगे और अब राजमहल में सारी चीज़ों में इसका दखल शुरू हो गया रासपुतिन का। जो भी बड़े फैसले, अहम फैसले होते उसमें रासपुतिन के फैसले ज़रूर लिए जाते। एक तरह से वो उस पूरे निकोलस शाही परिवार का सबसे बड़ा सलाहकार बन गया। उसके कहने पे मंत्रिमंडल में कौन होगा, कौन बाहर जाएगा, कब किससे क्या होगी, फ़ौज को कहाँ रखना है,
किस देश के साथ क्या करना है, ये सारी चीज़ें, सारी बातें वो बताता रहा। शुरुआत में सब कुछ सही रहा, उसकी बातें भी सही साबित होती गईं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब जापान और रशिया वाली बात आई, उस दौरान में हार भी हुई और उसको लेके वहाँ के लोगों में बड़ा गुस्सा आया। और गुस्सा इस बात पे आया कि शाही जो परिवार है वो इतनी बड़ी हार हुई, इतनी बड़ी सैनिक क्षमता के बावजूद जापान से, और शाही महल एक बाबा और एक शख्स जिसका नाम राजपुतिन है, उसके ही विचार और उसके ही कहने पे चल रहा है और अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे। तो इस चीज़ को लेकर लोगों में गुस्सा भी था। और इसी के बाद फिर एक बार वहाँ के लोगों में गुस्सा आया, उसमें बहुत सारे मजदूर और बाकी लोग थे। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में शाही महल के ऊपर धावा बोलने का तय कर लिया। ये खबर राजमहल तक पहुँची। राजमहल ने सेना को आदेश दिया। इसके बाद सेना ने उन लोगों पे गोलियां चलाई। बहुत सारे लोग मारे गए जो विद्रोह करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और इसको खूनी रविवार, खूनी संडे यानी कि ब्लडी संडे के नाम से रूस में जाना जाता आज भी। तो उसके बाद खैर ये चीज़ें ख़त्म हुई, लेकिन शाही परिवार उसके बाद से डर गया था। इस दौरान में भी राजपुतिन के साथ शाही परिवार का रिश्ता वैसे ही रहा और वो लगातार शाही परिवार का एक तरह से सलाहकार बना हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जब वक्त बीता और हालात बेकाबू होने लगे, उधर कम्युनिज्म भी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी और लेनिन की वो, उनका भी विद्रोह और स्वर धीरे धीरे रूस में उठ रहा था। और इसी बीच में हुआ ये कि एक राजा निकोलस के भतीजा जिसका नाम था फेलिक्स यूसुपोव। फेलिक्स यूसुपोव के ये भतीजा था निकोलस का। कुछ अपने ख़ास लोग थे जो राजा की मंत्रिमंडल में थे। कुछ मंत्रियों को जब हटाया गया तो उसमें राजपुतिन का नाम था और उसने कुछ मंत्रियों को हटाने की सिफारिश कर दी। उनमें से राजकुमार फेलिक्स के कुछ अपने लोग भी थे। राजकुमार फेलिक्स उनमें से था जो राजा निकोलस को हटाकर गद्दी पे कब्जा करना चाहता था और उसे लगा कि अगर राजपुतिन जब तक यहाँ रहेगा, इसी की सलाह मानी जाती रहेगी, तो ये उसके लिए एक रोड़ा है। तो कहते हैं कि राजकुमार फेलिक्स ने राजपुतिन को रास्ते से हटाने की एक साजिश रची और ये साजिश रची गई 30 दिसंबर को। राजकुमार फेलिक्स अपनी पत्नी जो कि शाही परिवार की थी, उससे उसके नाम पे राजपुतिन को अपने महल में बुलाता है और कहता वो मिलना चाहती है, उसकी वाइफ। राजपुतिन देर रात पहुंचता है महल में, लेकिन वहाँ साजिश और थी। राजकुमार फेलिक्स उसे केक में साइनाइड डालकर देता है। राजपुतिन वो साइनाइड खा लेता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो उस साजिश में जितने लोग शामिल थे राजकुमार के, वो देख के हैरान रह जाते हैं। इस साइनाइड के ज़रिए तो कुछ सेकंड के अंदर मौत हो जानी चाहिए, ये वैसे ही खड़ा हुआ है। इसके बाद जब उसे लगता है कि ये मर नहीं रहा, तो वो गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो पिस्टल निकालता है और सीधे निकालकर पहली गोली मारता है, पेट में लगता है। राजपुतिन नीचे गिरता है, लेकिन फिर उठता है। इसके बाद उसे 3 गोली मारी जाती है, लेकिन राजपुतिन उसके बावजूद उठकर उसको पकड़ लेता है। फिर उसे चारों तरफ से पकड़कर पीटा जाता है बुरी तरीके से। और ये सब करने के बाद उसको वहीं एक नदी, जिसमें उस वक्त ठंडा पानी, बर्फीला पानी, एक कपड़े में लपेट कर जब वो बेहोश हो गया, उसे ले जाकर पानी में डुबो दिया जाता है। अगले दिन सुबह राजपुतिन की मौत की खबर पूरे रूस में फैलती है, क्योंकि शाही परिवार का एक ताकतवर शख्स था। इसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में एक अजीब सी हैरान करने वाली चीज़ मिलती है, और वो चीज़ ये थी कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें पता चला कि राजपुतिन की मौत न तो गोली से हुई, न साइनाइड से हुई, बल्कि लंग्स में पानी था और मौत डूबने से हुई। तो ये एक अजीब चीज़ थी कि एक शख्स को 3 गोली मारी गई, लेकिन उसकी मौत गोली से नहीं हुई। एक शख्स को साइनाइड दिया गया, उस शख्स की मौत जहर से भी नहीं हुई, उस शख्स की मौत हुई बल्कि डूबने से। इस मौत को लेके काफ़ी उस वक्त हंगामा हुआ, लेकिन चूँकि शाही परिवार का मामला था तो दबा दिया गया। और शाही परिवार ने एक अपने ही जो उनका अपना जहाँ पे सारे लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ राजपुतिन को दफनाया गया। इसके बाद कुछ वक्त बीतता है। 2017 में राजकुमार फेलिक्स, जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई उसके डर से वहाँ से भागकर दूसरे देश में पनाह ले लेता है। उसके बाद वो 80 साल के बाद उसकी मौत होती है, जबकि राजा निकोलस और उनके पूरे परिवार का 2000 कह रहा हूँ, उस साल
1918 में पूरे परिवार का खात्मा राजमहल में कर दिया जाता है, पूरे परिवार को मार दिया जाता है, राजा निकोलस और उनकी पूरी फैमिली को। और जो राजकुमार था जिसने जान ली थी रासपुतिन की, उनकी मौत जो है का जिम्मेदार वो 1 साल पहले 1917 में ही रूस छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद किसी और देश में रहता है। तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन लेनिन और उनके समर्थकों ने राजा निकोलस और उनके पूरे परिवार का उसी महल में खात्मा कर दिया था। आज भी रासपुतिन को रूस में उसी तरीके से याद किया जाता है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक सबसे अहम कहानी और है। आपने कई फिल्में या टीवी सीरियल बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें शुरू में लिखा हुआ आता है कि ये मतलब काल्पनिक कहानी है, ये है, इसका सच्ची घटनाओं से या किसी जिंदा या मुर्दा शख्स से कोई लेना देना नहीं। एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है, आपने अक्सर देखा होगा फिल्म की शुरुआत में। तो ये जो लिखा आता है डिस्क्लेमर कि इसका किसी पात्र, किसी जिंदा या मुर्दा या किसी संस्थान या किसी देश उससे लेना देना नहीं है, एक काल्पनिक कहानी है, कुछ कुछ ये लिए गए हैं। इस डिस्क्लेमर की वजह भी यही ग्रिगोरी रासपुतिन है। इसी रासपुतिन की वजह से पूरे दुनिया की सिनेमा जगत में, पूरे दुनिया के सीरियल में ये डिस्क्लेमर लिख के आता है। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब रासपुतिन की मौत हुई उसके बाद रासपुतिन के ऊपर एक फ़िल्म बनाई गई थी और उस फिल्म में रासपुतिन को दिखाया गया था कि कैसे वो औरतों का भूखा है, उनको अपने वश में करता है, उनके साथ सेक्स संबंध बनाता है, सारी चीज़ें थी। और इसी राजकुमार फेलिक्स जो कि उसका कातिल था, उसकी जो वाइफ थी आयरिन उनका नाम था, जो राजा निकोलस के शाही परिवार से थी। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया था कि रासपुतिन ने आयरिन का भी रेप किया है और उस वक्त आयरिन जिंदा थी, रूस से भागकर अपने पति के साथ किसी दूसरे देश में पनाह ले रखा था। तो जब ये फिल्म आई, ये MGM प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो आयरिन ने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस पे केस ठोक दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और न इस तरीके से मेरे साथ रेप हुआ था, जो फिल्म में दिखाई गई ये कहानी ये झूठी है। तो इसके बाद जब केस किया तो मामला अदालत में गया और फिर अदालत ने फैसला सुनाया और एक भारी जुर्माना इस फिल्म कंपनी को देने के लिए कहा गया और इस फिल्म कंपनी, इस प्रोडक्शन हाउस ने आयरिन को एक भारी जुर्माना दिया। इसी केस के बाद से पूरी दुनिया की फिल्मी जगत में अक्सर फिल्मों की शुरुआत में ये डिस्क्लेमर लिखा आता है कि ये एक काल्पनिक चित्र है, काल्पनिक चलचित्र है, इसके किरदार और ये अगर किसी से मिलते जुलते हैं तो हमारा इरादा भावनाओं को ठेस नहीं, कुछ कुछ चीज़ें। तो ग्रिगोरी रासपुतिन के नाम ये भी रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया के फिल्मों में डिस्क्लेमर अगर चला तो ये इसी की वजह से चला। तो ये थी कहानी।